आकाश मंडल में जिन द्वादश राशियों का विशद वर्णन हमारे ज्योतिष के ग्रंथों में हुआ है, उन्हीं 12 राशियों के स्वरूप के विषय में बताते हुए हम लोग बृहद जातकम का प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं, राशि गुण प्रभेदाध्याय। और राशियों का जो स्वरूप है, किस कारण से उनमें भेद है, कौन कौन से उनके गुण हैं जिनका प्रभाव जातक के ऊपर पड़ता है। तो उसी के क्रम में ये एकादश छंद है, आप लोगों को दिख रहा होगा सभी को। ये मंदाक्रांता छंद में लिखा है महर्षि वराहमिहिर ने। और क्या कहते हैं वो इस छंद में? वो कहते हैं कि क्रूर सौम्य पुरुष वनिते ते च रागा द्विदेहा प्रागादीशा क्रियवृष नृयुक्कर्कटासत्त्रिकोणः मार्तण्डेन्दोरयुजी समभे चंद्रभावोन्वोश्च होरे दृक्काणः स्युः स्वभवनसुत त्रित्रिकोणाधिपानाम्। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ है कि क्रूरः सौम्यः, जो राशियों का क्रम बताया गया ना, जो द्वादश राशियां हैं उनमें से उनका जो स्वभाव कहा गया वो क्रूर और सौम्य दो प्रकार से कहा गया है। जो 12 राशियां हैं उसमें से कुछ राशियां क्रूर हैं और कुछ राशियां जो हैं वो सौम्य हैं। तो क्रूर कौन सी हैं और सौम्य कौन सी हैं? तो 12 राशियां क्या हैं वो? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये जो द्वादश राशियां हैं ना, तो इनमें जो प्रथम राशि है वह क्रूर है और जो द्वितीय राशि है वह सौम्य है। इसी तरह से फिर तृतीय राशि जो मिथुन है वो क्रूर है, चतुर्थ राशि जो है वो सौम्य है। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये जो राशियां हैं ये क्रूर स्वभाव की कही गई हैं। ये क्रूरता इनमें लिए हुए होती। इन राशियों में जब ग्रहों की अधिकता हो जाती है तो जातक का जो स्वभाव है वो थोड़ा क्रूरता को लिए हुए होता है। इसी तरह से सौम्य राशियां क्या हैं? सौम्य राशियां हैं जैसे वृषभ है, जो सम सम वाली राशियां हैं, है ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी कि वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, इन राशियों को सौम्य राशि कहते हैं। पुरुष वनिते, ऐसे ही कुछ राशियां पुरुष हैं और वनिते कहते हैं वनिता, यानी कुछ राशियां जो है वो स्त्री हैं। तो पुरुष हैं और स्त्री हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि राशियां जो हैं आकाश मंडल में सब में सभी स्वभाव मिला हुआ है। अब दर्शन का एक सिद्धांत है ना कि प्रधानत्वेन तथा व्यपदेशो युज्यते, कि प्रधानता से जिसमें अधिक गुण विराजमान होता है उसको उसी का आधिपत्य मान लिया जाता है। तो पुरुष और स्त्रियों का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि पुरुष राशियों में जो कि विषम राशियां हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, यानी कि जो क्रूर हैं वो पुरुष राशियां हैं और जो सौम्य राशि हैं वही स्त्री राशियां हैं। तो पुरुष राशियों में कुछ पौरुष अधिक होता है, परुषता अधिक होती है, कठोरता अधिक होती है। तो ऐसे जातकों में जिनकी जन्म लग्न और चंद्र राशि पुरुष राशि का होता है उनमें क्रूरता और पौरुषता अधिक पाई जाती है। इसी प्रकार जिनकी सौम्य राशियां हैं और जिनकी स्त्री राशियां हैं उनमें क्या होता है? मृदुता, कोमलता, ये गुण अधिक पाए जाते हैं। तो वराहमिहिर कह रहे हैं ते चरागा द्विदेहा, उन राशियों के 3 स्वभाव और हैं। एक चर है, एक अग है। अग किसको कहते हैं? स्थिरता को कहा जाता है अग। और द्विदेहा, कुछ ऐसे हैं जिनमें दोनों ही देह हैं, माने चर भी हैं और वो जो है अग भी हैं, यानी स्थिर भी हैं, दोनों स्वभावों को लिए हुए हैं। तो इसका तात्पर्य कैसे किया जाएगा कि क्रम कैसे गिना जाएगा कि प्रथम राशि जो होगी वो चर होगी, द्वितीय राशि स्थिर होगी और तृतीय राशि जो होगी वो द्विस्वभाव को लिए हुए होगी। द्विस्वभाव का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जैसे हमारे पास प्रथम राशि मेष है, तो मेष राशि का जो स्वभाव होता है प्रथम राशि का, वो चर स्वभाव की कही जाती है। मेष प्रथम राशि तो चर स्वभाव को लिए होगा ने ऐसे लोगों में जो होगा वो चपलता अधिक कही जाती है। ऐसे लोगों में चपलता का गुण, चंचलता का अधिक होता है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अनुभव जन्य सिद्धांत हैं, ऋषियों के अनुभव जन्य सिद्धांत हैं। तो इसी प्रकार द्वितीय जो राशि होगी वो स्थिरता को लिए हुए होगी। द्वितीय राशि कौन सी है आकाश मंडल में? वृषभ राशि है। तो यहाँ पर इसका स्वभाव स्थिर कहा गया।
इसी तरह से शास्त्री जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी 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 भाई साहब, आवाज आ रही है। पहले मिथुन, नहीं आ रही थी, अब आ रही है। ठीक ठीक। अब जो तीसरी राशि है मिथुन, उसका जो स्वभाव है वो कहा गया द्विदेहा, यानी कि दोनों देह उसमें हैं, दोनों ही स्वभाव हैं, अर्थात द्विस्वभाव है। अब द्विस्वभाव क्यों क्यों है और कैसे है, इसका निर्धारण जो है वो वराहमिहिर कैसे कर रहे हैं? वो ऐसे कर रहे हैं कि चतुर्थ राशि का जो क्रम आएगा वो फिर से चर हो जाएगा। चतुर्थ राशि कौन सी है? कर्क राशि है। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो द्विस्वभाव राशि है हमारी मिथुन, ये एक तो चर और एक स्थिर, ये दोनों राशियों के मध्य में है। ठीक है ना शुक्ल जी? तो ये दोनों राशियों के मध्य में है, इसलिए इसके अंदर जो होगा वो दोनों ही प्रकार के स्वभाव आ जाएंगे। अब इसका हम निर्धारण कैसे करेंगे? क्या होगा भाई द्विस्वभाव राशि में? एक, क्योंकि एक राशि का जो विस्तार है वो एक कितना होता है? 30 अंश का होता है। तो एक अंश यानी प्रथम खंड जो होगा इसका, एक अंश से लेकर के और 15 अंश तक का, वो कैसा होगा बताइए? स्थिर। किस किस गुण को लिए? चर स्थिर। स्थिर। चर चर राशि का होगा ऊपर तो देखिए, ऊपर स्थिरता को लिए हुए होगा। स्थिर का। मिथुन राशि से जो ऊपर ठीक राशि है वृषभ, वो स्थिर राशि है। तो प्रथम जो 15 अंश होगा वो स्थिरता को लिए हुए होगा, और उसके बाद जो 16 अंश से लेकर के और 30 अंश तक इस का तक। भाग होगा वो अगली राशि कर्क यानी चर राशि के निकट है, इसलिए इसमें चर वाला स्वभाव आ जाएगा। ठीक है भैया जी? तो इस तरह यस सर, जी जी बराबर। जी। राशियों के स्वभाव का निर्धारण जो है वो बता रहे हैं इसमें पारा आपके वराहमिहिर जी। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब हम लोग, आगे क्या कहा उन्होंने। यहां तक तो बात हो गई, समझ में सबको आ गया होगा। क्रूर है सौम्य है पुरुष वनिते, ते चरागत जुदेहा, प्रागादीशा, क्रिय वृष निरुक्त कर्कटा सत्रिकोण। प्रा कहते हैं पूर्व, आदि जो दिशाएं हैं, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, इनके ये जो दिशाएं हैं, इन दिशाओं का जो आधिपत्य है वो भी इन राशियों में पाया जाता है। कुछ राशियां कुछ दिशा में बली होती हैं, कुछ राशियां कुछ विशेष दिशा में बली कही गई हैं। तो उनका क्रम क्या लिखा? क्रिय वृष निरयुक्त कर्कटाहा। क्रिय कहते हैं, ये यूनानी शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, यानी कि मेष। मेष राशि जो होगी वो पूर्व में बलवान होगी। उसके बाद अब आप क्रम चलाएंगे पूर्व से दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण से पश्चिम और पश्चिम से उत्तर। तो आप देखेंगे तो पूर्व दिशा में जो बलवान राशि है वो मेष कही गई है। मेष राशि को पूर्व में बलवान कहा गया, पूर्व दिशा की स्वामिनी है वो। और वृषभ कहते हैं, वृषभ राशि अगली द्वितीय राशि, वो दक्षिण में बलवान है। उसी प्रकार नृयुग, दो नृ कहते हैं युग, नर जो होते हैं, दो व्यक्तियों का जो जोड़ा है, स्त्री और पुरुष का जो जोड़ा है, वो कौन है? मिथुन राशि है। वो कहाँ बलवान होगी? पश्चिम दिशा में। और कर्कटाह कहते हैं कर्क राशि को, ये कहाँ बलवान होगी? ये उत्तर दिशा में बलवान होगी। और फिर आगे लिखा उन्होंने सत्रिकोण, अपने अपने त्रिकोण के सहित बलवान होंगी। तो भाई त्रिकोण क्या है, अब इसको समझ लेते हैं। जैसे मेष राशि पूर्व दिशा में बलवान है, तो जो मेष राशि से त्रिकोण वाली राशियां होंगी वो भी पूर्व में ही बलवान होंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म पत्रिका में जब हम लोग द्वादश भाव बनाते हैं, ठीक है, तो ये प्रथम भाव को हम कहते हैं लग्न, यहाँ पर मैंने ले लिख दिया है। अब मान लीजिए किसी की मेष राशि है, तो मेष राशि से त्रिकोण क्या होगा? मेष राशि से ठीक पांचवी राशि और ठीक नौवीं राशि नौवीं राशि। को कहा जाता है। किसी भी राशि से, किसी भी लग्न से पंचम और नवम को त्रिकोण कहते हैं। तो जब आप मेष से गणना करेंगे तो आपको पंचम राशि क्या मिलेगी? सिंह। और इसी सिंह तरह से राशि। नवम राशि क्या मिलेगी आपको? धनु। तो धनु। मतलब हुआ कि पूर्व दिशा की राशि का स्वामी, पूर्व दिशा की स्वामिनी मेष तो होगी ही होगी, सत्रिकोण, त्रिकोण की जो राशियां हैं वो भी पूर्व दिशा की ही बलवान कही जाएंगी। अर्थात मेष, सिंह और धनु ये पूर्व दिशा की स्वामिनी कही गई हैं। उसी तरह से वृषभ लिखा उन्होंने, तो वृषभ को भी सत्रिकोण लीजिए आप। अब यहाँ पर हम 2 नंबर ले लें, तो बताइए वृषभ राशि से गणना करने पर पांचवी राशि कौन सी आएगी? कन्या। कन्या। वर्ग और नवम वर्ग राशि जो आएगी, कन्या हाँ वो कैप्रिकॉन। आएगी। कन्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2, 6 और 10,
है ना। वृषभ, कन्या और मकर ये दक्षिण दिशा की स्वामिनी कही गई। और फिर आप आइए तीसरी राशि लीजिए, इंद्रयुक्त कहते हैं मिथुन को। अब 3 नंबर से आप काउंट करेंगे तो क्या आएगी? पंचम राशि तुला। लिब्रा। 16 और फिर आएगी 11th 11 हाउस 3 7 11 3 7। एक्वेरियस। तो ये हो गई पश्चिम दिशा की स्वामिनी। और फिर अंत में बचा कर्कटाहा, कर्क सत्रिकोणा। 4 8 12। त्रिकोण सहित लीजिए। 4 8 4 8 12 चार। 4 8 पंचम राशि वृश्चिक और द्वादश राशि और नवम राशि मीन हो गई। तो ये 4 8 और 12 कर्क, वृश्चिक और मीन ये जो है उत्तर दिशा की स्वामिनी कही गई, उत्तर दिशा में बलवान कही गई ये राशियां। तो ऐसे करके जो है उन्होंने अपनी बात को पूरा किया। अब अगली पंक्ति में वो क्या कहते हैं? आगे वो कहते हैं कि मारतंडेन्दोरा युजी समभे चंद्रभान वोष्ठ होरे। अब वो होरा की बात बता रहे हैं कि भाई होरा किसको कहते हैं। तो पिछले छंद में आप पढ़ चुके हैं राशि अर्धम होरा, राशि का आधा भाग ही होरा होता है। एक राशि 30 अंश की होती है तो उसका आधा भाग 15 अंश का जो होगा वो होरा होगा। तो एक राशि में कितनी होरा हो जाएंगी? इस हिसाब से 2 होराएं हो जाएंगी। तो वो होराओं का स्वामी किस प्रकार से होगा उसके बारे में वो बता रहे हैं कि मारतंड इंदो, मारतंड कहते हैं सूर्य को, सूर्य का पर्यायवाची नाम है। और इंदु जो होगा, ये दो जो स्वामी होंगे ये आयुजी, आयुजी कहते हैं जो युग्म नहीं है, अर्थात विषम राशियां जो हैं, यानी 1 3 5 7 9 11 इन राशियों में जो प्रथम होरा का स्वामी होगा वो मारतंड होगा, सूर्य होगा। और द्वितीय होरा का जो स्वामी होगा अगले 15 अंश का वो इंदु होगा। इसी प्रकार आगे लिखा उन्होंने समभे, अगर सम राशियां हैं यानी वृषभ है, कर्क है, कन्या है, वृश्चिक है, मकर है, मीन है, इन सम राशियों में चंद्र भानुवोष्ठ होरे, पहली जो होरा होगी वो चंद्रमा की होगी और द्वितीय जो होरा होगी वो भानु की होगी, यानी कि सूर्य की होगी। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई समस्या? सर मुझे है सर, अगर लग्न एरीज का है, हेलो, हाँ हाँ, अगर लग्न एरीज का है और मून राशि है वो कैप्रिकॉन है, तो फिर हम कौन सा डायरेक्शन लेंगे? ईस्ट लेंगे या फिर नॉर्थ लेंगे? क्या कहा आपने? मेष सर अगर लग्न राशि अगर ले रहे एरीज हैं? है, हाँ जी, और मून राशि जो है वो कैप्रिकॉन है, नहीं, तो कैप्रिकॉन तो नॉर्थ है, एरीज ईस्ट है, तो हम कौन सा डायरेक्शन पकड़ेंगे उसमें? देखिए मेष, सिंह और धनु ये पूर्व दिशा की स्वामी हो गई। अब जो वृषभ जी। राशि है वो दक्षिण से शुरू होगी और वही त्रिकोण के सहित शुरू होगी, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर ये जो क्रम रहेगा ये उत्तर दिशा में रहेगा। आप पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, फिर उसके बाद पूर्व, उत्तर, दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर उत्तर, ये क्रम आप इस तरह से लेंगे, ऐसे चलेंगे आप। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, तो अगली पंक्ति में कहा उन्होंने दृक्काणः स्युः स्वभवन सुत त्रिकोणाधिपानाम। अब उन्होंने द्रेशकाण के बारे में बताया है कि भाई दृक्काण क्या होता है, द्रेशकाण क्या होता है। तो द्रेशकाण जो होता है, जैसे होरा एक राशि के 2 भाग होते हैं, एक भाग को होरा कहते हैं और विषम राशि में प्रथम होरा सूर्य की होती है, द्वितीय होरा चंद्रमा की होती है, और सम राशियों में प्रथम होरा चंद्रमा की होती है, द्वितीय होरा सूर्य की होती है। तो यहाँ पर कितने वर्गों की बात उन्होंने कर ली? आप पीछे पढ़ेंगे तो नवांश की बात वो कर चुके हैं, है ना। और जो है त्रिंशांश की बात भी उन्होंने कर ली है, द्वादशांश की बात भी उन्होंने कर ली है, लग्न की बात हो गई है। यहाँ पर 2 चीजें और आ गई। क्या आ गया? एक होरा आ गया और तीसरा ये दूसरा विषय द्रेशकाण आ गया। यानी कुल मिलाकर के यहाँ वराहमिहिर षड वर्ग के का जो टॉपिक है वो अपना पूरा कर चुके हैं, षड वर्गों को बता चुके हैं कि षड वर्ग क्या होते हैं। तो लग्न हो गया, होरा हो गया, द्रेशकाण हुआ, उसके बाद नवांश हुआ, उसके बाद द्वादशांश हुआ और उसके बाद फिर त्रिंशांश हुआ। तो ये जो 6 वर्ग बने इन्हीं को हम षड वर्ग कहते हैं ज्योतिष जगत में। तो षड वर्गों का परिचय जो है वराहमिहिर ने यहाँ तक दे दिया है। और अंत में वो द्रेशकाण के बारे में और बता रहे हैं कि भाई एक राशि के 3 भाग अगर आप कर लें तो प्रथम जो 1 अंश से 10 अंश तक का भाग होगा वो प्रथम द्रेशकाण कहा जाएगा। और प्रथम द्रेशकाण का जो अधिपति होगा वो क्या होगा? स्वभवन सुत, अपने ही राशि का स्वामी होगा। जैसे मान लीजिए मेष राशि है, मेष राशि में कोई ग्रह है, किसी किसी अंशों पर बैठा हुआ है और उस राशि के
जो प्रथम 10 अंश होंगे मेष राशि के, उसका जो अधिपति होगा वो कौन होगा? मेष का ही अधिपति होगा, स्वभवन सुत, है ना, अपने ही भवन का स्वामी, अर्थात मंगल हो जाएगा अगर कोई ग्रह मेष राशि में अधिष्ठित है, बैठा हुआ है। और इसी प्रकार अगले जो 11 अंश से लेकर के और 20 अंश तक का जो दूसरा भाग होगा राशि का, यानी दूसरा दृष्काण जो होगा, उसका अधिपति कौन होगा? उसके बारे में क्या लिखा उन्होंने? त्रिकोण के अधिपति होंगे। तो दूसरे त्रिकोण का अधिपति पंचमेश। मेष से 5वीं राशि गिनेंगे आप तो पंचम राशि सिंह आएगी, और सिंह के सिंह आएगी। होते हैं सूर्य होते हैं। तो दूसरे दृष्काण के जो अधिपति हो गए वो सूर्य हो गए। इसी तरह से तीसरा जो दृष्काण होगा वो 21 अंश से लेकर के और 30 अंश तक चलेगा। तो 10 अंश अंतिम जो हुए, इसका अधिपति कौन होगा? उस मेष राशि से नवम राशि का अधिपति। तो मेष से नवम राशि कौन सी होती है? धनु होती है। गुरु। धनु के जो स्वामी गुरु आएगा। वो गुरु होते हैं, बृहस्पति होते हैं। तो ऐसे करके आप दृष्काणों के अधिपति को निकाल लेंगे। अब मान लीजिए मकर राशि है, तो मकर राशि में बताइए आप प्रथम दृष्काण का अधिपति कौन होगा? है ना, स्वभवन ही शनि। होगा। शनि। दूसरे दृष्काण का अधिपति कौन होगा? शुक्र। मकर से पंचम राशि शुक्र। वृषभ, शुक्र। शुक्र होगा। और नवम राशि कौन सी होती है? 10 कन्या। बुध। कन्या राशि, बुध। बुध आएगा। बुध होते हैं। तो ऐसे करके आप प्रत्येक राशि के जो 3 भाग हमने किए दृष्काण, उनका आप अधिपति आसानी से बता सकते हैं, है ना। तो यहीं पर हमारा ये छंद जो है वराहमिहिर का पूरा हो जाता है कि क्रूरः सौम्य पुरुष वनिते ते चरागद्विदेहः प्रागादिशाक्रियवृष निरयुक् कर्कटः सत्रिकोणः मार्तण्डेन्दोरयुजि समभे चन्द्रभानवोश्च होरे त्रिकाणः स्युः स्वभवन सुत त्रिकोणाधिपानां। छंदों को ज्ञान अगर आपको है, छंद आपको ज्ञात हैं, लयबद्ध हैं, है ना, याद हो गए हैं, तो आपको फिर ये चीजें याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्रम कैसे होगा, क्या होगा, छंद ही आपको बता देगा सोचे ही। तो ये विषय हमारा आज का पूरा हुआ। आज के इस विषय से संबंधित किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, इनका प्रयोग किया कहाँ जाता है। तो जब आप लग्न पत्रिका बनाते हैं और लग्न पत्रिका में देखते हैं कि देखिए जैसे कोई स्त्री है मान लीजिए, और जो पुरुष राशियां हैं अर्थात जो विषम राशियां हैं, उन्हीं को हम पुरुष राशियां कहते हैं, उन्हीं को क्रूर राशियां कहते हैं। तो अगर उन विषम राशियों में समस्त ग्रह बैठे हुए हैं तो आप ये जान लीजिए कि उस कन्या का जो स्वभाव होगा वो थोड़ी परुषता को लिए हुए होगा, कठोरता को लिए हुए होगा, बोल्डनेस को लिए हुए होगा, उसमें पुरुषत्व के गुण अधिक आएंगे। ऐसे ही किसी पुरुष के जन्मपत्रिका में यदि समस्त ग्रह मृदु राशियों में बैठे हैं, सौम्य राशियों में बैठे हैं, तो उसके स्वभाव में आपको कोमलता देखने को मिलेगी। वो पुरुष होते हुए भी स्त्री जैसी कोमलता को धारण किए हुए होगा, है ना। और इसी तरह से चर, स्थिर और द्विस्वभाव का विषय लेना चाहिए। चर राशियों में अधिक ग्रह बैठे हैं तो व्यक्ति में अधिक चपलता सिद्ध हो जाएगी, और उसी प्रकार अगर स्थिर राशियों में समस्त ग्रह बैठे हुए हैं तो व्यक्ति के अंदर क्या होगा? स्थिरता का स्वभाव होगा, थोड़ा आलस्य बन जाएगा। तो मैंने आपको ये विषय पूरा किया, और जो दर्शन का सिद्धांत मैंने आपको बताया था अभी कि प्रधानत्वेन तथा व्यपदेशो युज्यते, कहने का तात्पर्य यह है कि चूंकि आकाश मंडल में तो जो सारी राशियां हैं, सब तारे एक पिंड से बने हुए हैं, तो भाई वराहमिहिर कैसे बता रहे हैं कि कौन पुरुष है, कौन स्त्री है, कौन क्रूर है, कौन सौम्य है, कौन चर है, कौन दुस्वभाव है, क्योंकि सब में सभी कुछ मिला हुआ है। तो कहा गया ना कि जिसमें अधिक प्रधानता जिस गुण की पाई जाती है उसी को जो है वो अपना लिया जाता है। ये वेदांत दर्शन का एक सिद्धांत है। जैसे जब स्थूल सृष्टि का विकास हो रहा था, निर्माण हो रहा था, तो 5 तन्मात्राएं मिल रही थी आपस में, आपको पता ही होगा, आकाश, तेज है, जल है ना, और पृथ्वी है, और वायु है। जब इनका परस्पर सम्मिश्रण हो जाता है तो महाभूत बन जाते हैं, और जब तक ये आपस में नहीं मिलते तब तक ये क्या क्या जो है, इनको सूक्ष्म तन्मात्रा कहा जाता है। तो इनका क्रम बताया गया कैसे कैसे मिलते हैं कि 1/2 भाग आकाश मिलता है, उसमें फिर 1/2 भाग तेज मिल जाता है। तो ऐसे करके जो है ना, एक सूक्ष्म प्रक्रिया उसकी बताई गई है। तो अंत में उसका मतलब ये नहीं है कि आकाश पृथ्वी तत्व में क्या जल तत्व नहीं है या आकाश तत्व नहीं है, सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन पृथ्वी तत्व की जो प्रधानता है वो उसमें अधिक है, इसलिए उसी के कारण जो है इस गुण को धारण किया जाता है। ठीक है।
तो अब कोई किसी की शंका व्यक्तिगत रूप से हो आज के इस विषय से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं।